What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 8 of our GNG 2.0 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग। हमने मनी कल पूरा कर लिया था, आज डे 8 ही है ना, मैं कंफर्म कर लूँ। मैं ही भूल जाता हूँ बच्चों कभी कभी तो, क्योंकि इतना ज़्यादा एक साथ काम चलता रहता है, कभी कभी मुझे ही याद नहीं रहता। हाँ, डे 8 और आज हम लोग बैंकिंग को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, मेरे हिसाब से कंप्लीट ही कर देंगे। रह गया तो एक आधा टॉपिक रह जाएगा, वो हम कल करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 2 क्लासेस में हमने अकाउंट्स का काम करा, ऑलमोस्ट एक चैप्टर करा। अब इकोनॉमिक्स की बारी आ गई है, तो जल्दी से फटाफट से अटेंडेंस लगाओ। मोटिवेशन को रखना है हाई और पढ़ाई करनी है खूब अच्छे तरीके से। बाकी मैं प्लेलिस्ट सारी मेंटेन करता जा रहा हूँ, तो जिन जिन के कुछ बैकलॉग्स वगैरह हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चों जी, कल हमने पैसे के बारे में, मनी के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे बैंक्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में। तो देखो, अगर मैं सीबीएसई सिलेबस को खोलता हूं तो बैंकिंग में मेनली सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शंस और मनी मल्टीप्लायर के बारे में बात करी गई है। लेकिन जब तक हम कमर्शियल बैंक्स ना पढ़ें तो बैंकिंग को सही से समझ नहीं सकते। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक। अब बच्चों, कमर्शियल बैंक कौन सा होता है? जिसके साथ पब्लिक डील करती है, हम लोग डील करते हैं। तो हम अपने पैसे जमा कराने जहां जाते हैं, लोन जिससे लेते हैं, उन सब बैंक्स को हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी मेरा पैसा जमा होना, ग्रांटिंग लोन्स, अगर मुझे लोन लेना है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट्स करना विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ताकि हम पैसा कमा पाए। एसबीआई, पीएनबी, मतलब बैंक पैसा कमा पाए। बैंक का एम भी पैसा कमाना ही है, वो भी तो एक इंस्टीट्यूशन ही है, राइट? अच्छा, एसबीआई, पीएनबी, ये सारे के सारे बैंक्स के ही एग्जांपल्स हो जाते हैं। कौन से बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? तो आप कौन कौन से एग्जांपल्स लिख के आ सकते हो? मेन चीजें मार्क कर रहा हूं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? अब एग्जांपल्स देखो, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, कमर्शियल बैंक्स में बहुत सारे आ जाते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सब आ जाते हैं, ठीक है? मेन 2 फंक्शंस बच्चों ये परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और सेकेंडरी जो एडिशनल फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन देना। अब डिपॉजिट्स कितने कितने तरीके की होती हैं? डिमांड डिपॉजिट्स, जिनको हम लोग करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी बोल देते हैं, है ना, जो बिजनेसमैन की डिपॉजिट्स होती हैं। एफडी, जो फिक्स टाइम के लिए होती हैं। सेविंग डिपॉजिट्स, जो हाउस होल्ड, मतलब कि हम लोग अपने घर की जो सेविंग करते हैं, उनको हम सेविंग डिपॉजिट्स बोल देते हैं। लोन्स 3 तरीके के बच्चों। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कौन सा होता है? जो करंट एसेट्स की सिक्योरिटी पे मिलता है। आप बैंक में जाओ लोन लेने के लिए, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ना। तो अगर आप अपने शेयर वगैरह रख के कोई लोन ले रहे हो, उसको कैश क्रेडिट बोल देते हैं। डिमांड लोन, जो ऑन डिमांड आपको वापस करने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स, जो नॉर्मल लोन्स होते ही हैं हम लोग जो बैंक से लेते हैं, वो सारे लोन्स में आ जाते हैं, ठीक है? अब सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो बैंक हमारे बिहाफ पे कुछ और फंक्शंस भी करता है, हमारे लिए कुछ फंक्शंस भी करता है। जैसे कि सबसे पहले ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हो? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके खाते में जितना पैसा है उससे ज्यादा की पेमेंट हो जाना। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं और मैंने 1,05,000 रुपए का चेक दे दिया। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एक तो मैं बैंक का रेगुलर कस्टमर हूं, तो एक तो बैंक का रेगुलर कस्टमर हूं। दूसरा, मेरा करंट अकाउंट है, यानी कि सेविंग अकाउंट पे नहीं होता है, सिर्फ किस पे होता है? करंट अकाउंट पे ही होता है। तो मैं बैंक का रेगुलर कस्टमर हूं, मेरा करंट अकाउंट है। तो बैंक क्या करता है, जैसे 1 लाख रुपए मेरे खाते में और मैंने 1,05,000 का चेक दे दिया, तो जनरल सेंस में तो वो चेक बाउंस हो जाना चाहिए, डिसऑनर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे खाते में इतना पैसा ही नहीं है। लेकिन बैंक क्या करेगा बच्चों? इस चेक को क्लियर कर देगा। 1 लाख ही है मेरे खाते में और 1,05,000 का चेक क्लियर हो जाएगा और मेरा बैलेंस दिखेगा माइनस का 5,000। तो जैसे ही कल या परसों में अपने बैंक में पैसा जमा कराऊंगा, तो पहले बैंक अपने 5,000 काट लेगा। इस 5,000 को बोला गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये सबके लिए नहीं होता, बैंक के रेगुलर कस्टमर्स के लिए होता है और उनके लिए जो बैंक के करंट अकाउंट होल्डर्स हैं। ठीक हो गया बच्चों? दूसरा क्या होता है?
डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मिलते हैं। हमें किसी से अगर पैसा लेना है और वो हमें बिल लिख के दे दे तो उसको हम BR बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। देखो हम कई बार ऐसा करते हैं बच्चों कि हम जब क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार में माल बेचना। तो जब मैं उधार में माल बेचता हूं, क्रेडिट सेल करता हूं, तो कई बार सामने वाला मुझे लिख के देता है कि हाँ ये पैसा 3 महीने बाद दे दूंगा। उस बिल को बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। उस बिल को क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो अब ये बिल पे लिखा हुआ है कि पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, आपको आज ही पैसे की जरूरत है, तो ये आप बिल बैंक को देके बैंक से आज ही पैसा ले सकते हो। बैंक आपको थोड़ा सा चार्जेस लेगा इसके और फिर आपको पूरा पैसा दे देगा। सपोज 20,000 का बिल है, बैंक मुझे बोलेगा कि मैं 1,000 रुपए का चार्ज लूंगा, आपको 19,000 रुपए मिल जाएंगे। ये जो फैसिलिटी है जिसमें जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलना था वो आज ही मिल गया, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ही बच्चों बैंक कुछ एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। एजेंसी का मतलब मेरा एजेंट बन के काम करेगा, जैसे फंड को ट्रांसफर करना, कलेक्शन करना, पेमेंट करना, मेरे बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, शेयर को खरीदना बेचना। अगर मुझे इनकम टैक्स पे कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर कर देगा। तो बैंक ये सारे के सारे फंक्शंस एज एन एजेंट मेरे लिए कर देता है। उसके बाद जनरल यूटिलिटी का मतलब बच्चों, जनरल ये यूटिलिटी है। जनरल यूटिलिटी का मतलब होता है कुछ जनरल हमारे फंक्शंस हो गए जो बैंक करता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी दे दी, आप बैंक में लॉकर ले सकते हो। ट्रैवलर्स चेक ट्रैवलर्स के लिए होता है कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, चेक कैरी करो। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में आपने पढ़ा था ना कि जब आप कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करते हो तो सामने वाला बोलता है अपने बैंक से गारंटी लेके आओ कि अगर आपने पेमेंट ना करा तो आपका बैंक करेगा, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोल देते हैं। तो इस तरीके की चीजें बच्चों बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाती हैं। अब आया हमारे पास मेन टॉपिक जो कि है सेंट्रल बैंक। सर सेंट्रल बैंक क्या होता है? तो देखो बच्चों, सेंट्रल बैंक सभी बैंक्स का बैंक होता है, यानी ये एक एपेक्स बॉडी है, ये एक सुप्रीम बॉडी है, ये एक सबसे सुपीरियर बॉडी है जिसका क्या काम है? जिसका काम है हमारे सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को, सारे बैंक्स को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना। ये सब कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है RBI 1935। सर ये पूरा याद रखना है। हाँ, RBI 1935 इसीलिए क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो 1935। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब सबसे सुप्रीम बॉडी, विच कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट। कंट्रोल का मतलब चेक करता रहेगा कि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑपरेट, उसके ऑपरेशंस पे नजर रखना। रेगुलेट्स, उसके रूल्स बनाना। डायरेक्ट्स, गाइड करना द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे बच्चों? 5 फंक्शंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, डिटेल में सारे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी का मतलब है कि हमारे देश में RBI has the sole authority of issuing currency। इसका मतलब हमारे देश में जितनी भी करेंसी है, जितने भी पेपर के नोट्स हैं, सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़ के और कॉइन्स छोड़ के, तो हमारे देश में जितने भी करेंसी हैं, जितने भी आप 500 के नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो सब कौन इशू करता है? सारे के सारे RBI इशू करता है। सिर्फ किसको छोड़ के? 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट और कॉइन सारे इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, वो निर्मला सीतारमण जी के हाथ में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए 1 रुपए के नोट और सिक्के छोड़े हैं, बाकी सारे नोट कौन इशू करेगा? RBI। सर सिर्फ RBI को इतनी पावर क्यों दी गई? ये तो गवर्नमेंट भी कर सकती थी। बच्चों इसमें देखो, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अब हमारे देश में तो लोग वैसे ही बहुत शक्की होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इधर का इधर हुआ तो शक करने लगा, नोट नकली तो नहीं है ना? तो अगर सोचो हर स्टेट गवर्नमेंट अपना नोट इशू कर रही होती तो बस कंफ्यूजन ही रहता कौन सा असली कौन सा नकली। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए, उसके साथ साथ अगर सेंट्रल बैंक ही नोट इशू करेगा तो वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेक कर सकता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा गया है, कितना नहीं गया, और भेजना है नहीं भेजना है, ऐसा कर सकता है। गवर्नमेंट अच्छे से सुपरवाइज कर सकती है, कंट्रोल बना सकती है सेंट्रल बैंक पे,
है ना। अब गवर्नमेंट को पता है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक इशू करेगा, तो सरकार चेक कर सकती है, एक बॉडी को कंट्रोल करना इजी है, राइट। उसके साथ साथ पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहता है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? पब्लिक के कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जनता को भरोसा रहता है अगर एक ही बॉडी हो, और अगर एक ही बॉडी है तो हमारे लिए कंट्री में एक तो इंटरनल वैल्यू का मतलब है कि हमारे देश में कोई नोट कितने का चल रहा है, और एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब होता है एक्सचेंज रेट। भाई अगर तुम्हें डॉलर लेना है तो 85 देने पड़ेंगे ना, 85 रुपए। तो वो वैल्यू जो है उसको स्टेबलाइज करना आसान होता है अगर एक ही बॉडी है। अगर मल्टीपल बॉडीज है तो किस किस को बिठाओगे मीटिंग में, किस किस के साथ डिस्कशंस करोगे। तो इंटरनल वैल्यू एज वेल एज एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है अगर एक ही बॉडी हो। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा क्या आता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है कि जैसे हमारा बैंक कौन है, जैसे हमारा बैंक है पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, वैसे ही सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई। द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, सरकार का बैंक, सरकार का एजेंट और सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर, सब आरबीआई है। ठीक है, तो जब एज अ बैंकर आरबीआई क्या करता है? सारे के सारे अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसिप्ट्स एक्सेप्ट करता है, पेमेंट करता है ना। ये सारे के सारे काम कौन कर देता है? आरबीआई कर देता है। तो आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर भी है, सरकार का खाता होता है इसके पास, सरकार का एजेंट भी है, एजेंट का एजेंट बन के क्या करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करता है, डीलिंग्स करता है, और सरकार का एडवाइजर भी है। गवर्नमेंट को अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए तो आरबीआई करेगा। ठीक है, देन बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, सभी बैंकों का बैंक। भाई बैंक्स को भी तो अपना पैसा रखना है, बैंक भी तो प्रॉफिट्स कमाते हैं, बैंक्स भी तो बिजनेस करते हैं, अभी ऊपर पढ़ा ना हमने। तो देखो लिखा हुआ है देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक के पास ये पावर है कि वो सभी बैंक्स का बैंक भी है और सभी बैंक्स का सुपरवाइजर भी है, उनको अच्छे से सुपरवाइज भी यही करता है। तो करेंसी अथॉरिटी हो गया, बैंकर टू द गवर्नमेंट हो गया, बैंकर्स बैंक हो गया। इसके बाद क्या आता है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, है ना। ये तो उसी का पॉइंट है बच्चों, क्योंकि सभी बैंक्स का बैंक है ये, तो बैंकों का कैश रिजर्व भी अपने पास रखता है। उसके साथ साथ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जब कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत है और उनको किसी भी सोर्स से पैसा नहीं मिल रहा, मतलब उन्होंने बहुत प्रयास करी, कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, तो उनकी आखिरी ऑप्शन, उनकी आखिरी चॉइस, डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका कौन है उनके लिए? सेंट्रल बैंक। तो अगर उनको कहीं से किसी भी सोर्स से पैसा नहीं मिल रहा तो उनका लास्ट रिजॉर्ट कौन है कमर्शियल बैंक्स का? सेंट्रल बैंक। देखो लिखा हुआ है व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज दे अप्रोच सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस। तो एज अ बैंकर्स बैंक, एक तो वो क्या करता है? कस्टोडियन है कैश रिजर्व्स का, दूसरा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और तीसरा क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि जैसे अब सेंट्रल बैंक के पास तो हर बैंक का खाता है, यानी कि एचडीएफसी का भी है, आईसीआईसीआई का भी है, पीएनबी का भी है, एसबीआई का भी है, सबका है। तो अगर किसी कमर्शियल बैंक के आपस में कुछ ड्यूज है कि एचडीएफसी को एसबीआई से कुछ पैसे का लेन देन करना है या कुछ भी, तो इस तरीके की पेमेंट्स के आपस में क्लियर करा देगा बड़ी आसानी से। तो इंटर बैंक पेमेंट्स भी क्लियर कराता है, इसीलिए इसको क्लियरिंग हाउस भी बोलते हैं। एज सेंट्रल बैंक होल्ड द रिजर्व्स ऑफ ऑल द बैंक्स, इट बिकम्स इजियर एंड कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। इसके बाद आता है बच्चों कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है बच्चों जी? आओ इस टॉपिक को समझ लो। ये आप एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड वाले टॉपिक में भी पढ़ोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। मनी सप्लाई का कंट्रोलर है। देखो बच्चों, जब भी इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई होगा, यानी इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो जनता के पास ज्यादा पैसा है, जनता के पास ज्यादा पैसा है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती चली जाती है, डिमांड बढ़ती चली जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई हो जाती है बहुत ज्यादा। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है,
डिमांड बहुत ज्यादा होगी, उससे इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। तो आरबीआई की पॉलिसी जिसमें वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आ जाए एक्सप्लेन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट या कंट्रोल मनी सप्लाई, तो उसमें आप बोलना कि आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है बच्चों? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड एलआरआर। एलआरआर की फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्वालिटेटिव में आता है मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। लो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बच्चों दो तरीके हैं जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। देखो मैंने क्या बताया, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगी, जनता के पास ज्यादा पैसा होगा, जनता के पास ज्यादा पैसा होगा तो जनता डिमांड 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 करती चली जाएगी। आप सोचो कोविड में क्या होता था, ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, इस वजह से उनके प्राइजेस बढ़ते चले गए थे। तो जब भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, डिमांड जिस चीज की ज्यादा वो इन्फ्लेशन होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास क्या क्या ऑप्शन हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि ये पब्लिक है, चिंटू चिंटी है हमारे। अगर इनको लोन चाहिए तो ये किसके पास जाएंगे? अगर इनको लोन चाहिए तो ये कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। ठीक है, कमर्शियल बैंक बोलेगा हम आपसे ब्याज लेंगे भैया, लोन तो दे देंगे लेकिन आपसे ब्याज लेंगे। ठीक है, अगर पीएनबी को लोन चाहिए तो ये कहाँ जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। तो बोलेंगे भैया लोन चाहिए, आरबीआई बोलेगा लोन तो दे देंगे लेकिन ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों जो आरबीआई चार्ज करेगा, जो आरबीआई चार्ज करेगा किससे? कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक का नाम मैं पीएनबी लिख रहा हूं यहां पे, कमर्शियल बैंक से, उसको हम बैंक रेट या रेपो रेट बोलते हैं। सर दोनों में फर्क क्या है बच्चों? अगर लॉन्ग टर्म लोन हुआ तो बैंक रेट लिखा जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म लोन हुआ तो रेपो रेट लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए, तो जिस रेट पे आरबीआई वो लोन देगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक रेट या रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करना है बच्चों। हम चाहते हैं कि यहां पे जो है पब्लिक में जो है पैसा कम जाए। अब यहां पैसा कम जाए तो इनको भी पैसा कम देना है, तभी तो इनको कम देंगे। अब इनको कम देना है तो बताओ क्या करें? लोन को मुश्किल कर दें या लोन को इजी कर दें? लोन को मुश्किल करो सर, ये ब्याज को बढ़ा दो, इंटरेस्ट को बढ़ा दो। अगर हम इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तो ये लोग शायद कम लोन लेंगे, अगर ले भी लेंगे तो महंगा लोन मिलेगा, तो इनको आगे भी महंगा बांटना पड़ेगा। तो थोड़ी तो पब्लिक होगी ऐसी जो लोन ना ले शायद। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जब भी हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है तो बैंक रेट भी बढ़ा दो, रेपो रेट भी बढ़ा दो। इससे क्या होगा? लोन्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि रेट ज्यादा हो गया ना ब्याज का, इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो लोन महंगे होंगे तो कम लोग लेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब समझो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बच्चों? ये बोलता है कि हम आपके पास पैसा जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। इसने बोला ठीक है हम आपको इंटरेस्ट देंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। सिमिलरली ये अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? यहाँ। इसने बोला हम डिपॉजिट करेंगे, इसने कहा ठीक है हम आपको इंटरेस्ट देंगे।
तो वो इंटरेस्ट बच्चों, वो इंटरेस्ट विच आरबीआई प्रोवाइड्स टू कमर्शियल बैंक्स, यानी कि आरबीआई जो ब्याज देता है कमर्शियल बैंक्स को, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट क्या है या बैंक रेट क्या है जो आरबीआई चार्ज करता है, और रेपो रेट का और बैंक रेट का जस्ट रिवर्स यानी उल्टा, रिवर्स रेपो रेट यानी कि जो आरबीआई प्रोवाइड करता है कि आप अगर हमारे पास पैसा जमा कर दोगे तो हम आपको ब्याज देंगे, है ना। अब देखो हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करना है बच्चों, यानी इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि और पैसा ना जाए, तो हम इनको देने वाला ब्याज बढ़ा देंगे। हम बोलेंगे आप पैसा पब्लिक को क्यों देते हो, हमारे पास जमा करो ना, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो बताओ क्या ये अपना सारा पैसा इधर डिपॉजिट कर देंगे, इधर डिपॉजिट कर देंगे तो पब्लिक तक देने के लिए बचेगा ही नहीं, बचेगा तो कम बचेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम रिवर्स रेपो रेट को भी बच्चों बढ़ा देते हैं तो ये इस लालच में अपना पैसा जमा कर देंगे कि आरबीआई के पास जमा कर दो, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये तो फायदे का सौदा है। तो आरबीआई पैसा कंट्रोल कर लेगा, पब्लिक में पहुंचेगा ही नहीं। तो अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो इन तीनों को तो बढ़ा दो, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर ये सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों आरबीआई के पास ना, अब देखो गवर्नमेंट का बैंक कौन है, गवर्नमेंट का बैंक तो आरबीआई है। तो अगर सरकार की कोई सिक्योरिटी है, भाई गवर्नमेंट का कोई शेयर है, गवर्नमेंट का कोई डिबेंचर है, सरकार को खरीदना है तो भी आरबीआई करेगा ये काम, बेचना है तो भी आरबीआई करेगा ये काम। अब सोचो बच्चों ये आरबीआई है और ये पब्लिक है, चिंटू चिंटी है, इनके पास खूब पैसा है, रुपया बहुत है इनके पास, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। अब आरबीआई चाहता है इस मनी सप्लाई को कम करें क्योंकि इसने बहुत डिमांड करी हुई है, इसको कम करें। तो ये इनको लालच देंगे, ये बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो ना, यानी आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज। आरबीआई इनको सिक्योरिटी बेचेगा कि देखो सरकारी सिक्योरिटी है, सरकारी शेयर है, सरकारी डिबेंचर है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा, सबसे सेफ होती है, और लोग ढूंढते हैं कि इस तरीके की सिक्योरिटीज मिल जाए जिसमें इन्वेस्ट कर ले तो मजा आ जाए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ना लोग ढूंढते हैं, तो आरबीआई बोलेगा अरे हम आपको मस्त सिक्योरिटी देंगे, खरीद लो ना। तो अगर ये खरीदने के लिए मान जाते हैं तो क्या ये जो रुपया है ये सारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, आरबीआई के पास आ गया सारा पैसा, पब्लिक के पास तो सिक्योरिटी बची, सिक्योरिटी से डिमांड थोड़ी ना बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इससे क्या होगा, जनता के पास सिक्योरिटीज आ गई, आरबीआई के पास उनका पैसा आ गया। अब सर ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो बच्चों लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे ये चिंटू चिंटी हैं, अगर ये अपना पैसा कुछ पीएनबी के पास जमा करते हैं, सपोज इन्होंने 100 रुपए जमा करे, तो पीएनबी क्या करता है, यहां से पैसा आया, किसी और को पैसे की जरूरत है तो उनको लोन बांट देगा, ये आपके वाले 100 रुपए जो है ये आगे लोन की फॉर्म में बांट देगा, आपको इंटरेस्ट देगा मात्र 3.5%, आपको बोलेगा आपने अपने पैसे जमा करे ना, हम आपको 3.5% का इंटरेस्ट देंगे, और जिनको लोन देगा उनसे चार्ज करेगा 9%। पैसा आप ही का है, वो आप ही के 100 रुपए हैं, तो आपको 100 रुपए पे देगा 3.5, इनसे लेगा 9, बीच के अपनी जेब में डाल लेगा। यही तो बिजनेस मॉडल है बैंक का, खुद का 1 रुपया भी नहीं लगाया, रुपया भी पब्लिक का है, पब्लिक को ही लोन दे रहा है और बीच में पैसा कमा रहा है। तो एक नियम होता है बच्चों, एक रूल होता है, एक लॉ है कि आप ये पूरा का पूरा 100 पब्लिक को नहीं बांट सकते, 100 का 100 आप पब्लिक को नहीं बांट सकते, आपको थोड़ा सा परसेंटेज इसका अपने पास रिजर्व बनाना पड़ेगा, यानी सेव करना पड़ेगा, और थोड़ा सा परसेंटेज इसका बच्चों आरबीआई के पास रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो जो अपने पास रिजर्व बनाना है इसको बोलते हैं एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और जो रिजर्व बनाना है आरबीआई के पास उसको बोलते हैं सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशो।
अब एज्यूम करो बच्चों कि अभी ये 10% चल रहा है, 10% चल रहा है, तो इस 100 का 10% यानी 10 रुपए तो अपने पास रिजर्व बनाओ, 100 का 10% 10 रुपए आरबीआई के पास बनाओ, तो 100 में से 20 रुपए तो ये सेव हो गए। पब्लिक को लोन कितना बांट सकता है ये 80 का, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना जा रहा है 80 रुपए का जा रहा है। अब अगर आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है तो आरबीआई इन दोनों को बढ़ा देगा, इसको 10 से बढ़ा के 20 कर दो, इसको भी 10 से बढ़ा के 20 कर दो, तो अल्टीमेटली यहां पे 20 रुपए का रिजर्व बनेगा, यहां भी 20 रुपए का रिजर्व बनेगा, तो 100 में से 40 का रिजर्व बन गया। तो अब मनी सप्लाई देखो 80 की जगह 60 रुपए से बढ़ेगा, 20 रुपए से कंट्रोल हो गया या नहीं हो गया। इन दोनों को अगर जोड़ दें सीआरआर और एसएलआर को तो एलआरआर बन जाता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो बच्चों एलआरआर का जो रेट है हमें दोनों को ही बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सीआरआर भी बढ़ा दो, यानी कि जो सेंट्रल बैंक सी से सीआरआर, सी से सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व बनाना है वो भी बढ़ा दो और जो खुद के पास बनाना है वो भी बढ़ा दो। दोनों को बढ़ाने से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। समझे? क्लियर हुआ? तो ये तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओमो मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और एलआरआर। अब आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में होता है बच्चों मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का क्या मतलब होता है? मॉरल सुएशन का मतलब होता है आरबीआई की आज्ञा मानो। बहुत दिन बाद हिंदी लिख रहा हूं। आरबीआई की आज्ञा मानो, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं सब आरबीआई के आदेश पे चलते हैं। अगर आरबीआई ने बोल दिया भैया लोन नहीं देना तो नहीं देना भाई, सिंपल सी बात है। आप चाहे पेपर वर्क बढ़ाओ, फॉर्मेलिटी बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ। तो अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो आरबीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर देगा, क्या करो भैया, डिस्करेज लेंडिंग, लोन नहीं देना, ये डिस्करेज कर देगा लेंडिंग को। ठीक है, तो मॉरल सुएशन क्या होता है? एक परसुएशन है और एक प्रेशर है, किसका? आरबीआई का। किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, कि उसकी पॉलिसीज को फॉलो करो। राइट। मार्जिन क्या होता है बच्चों? मार्जिन होता है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। देखो बच्चों, अगर आप बैंक से 100 रुपए का लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक आपको बोलेगा कुछ ना कुछ गिरवी रखो, कुछ ना कुछ मॉर्गेज करो। तो अगर आप 100 रुपए का लोन लेने के लिए जा रहे हो तो बैंक बोलेगा 110 रुपए की सिक्योरिटी रखो, या 120 रुपए की सिक्योरिटी रखो, या 140 रुपए की सिक्योरिटी रखो। जनरली ये जो सिक्योरिटी और लोन अमाउंट है इसमें डिफरेंस होता है। उसका कारण क्या है बच्चों? अगर 100 रुपए का लोन है और 100 की ही सिक्योरिटी है, आपने मना कर दिया लोन चुकाने से, बैंक सिक्योरिटी बेचने के लिए गया, संपत्ति बेचने के लिए गया, वो 100 की निकली नहीं, वो तो निकली 80 की, तो अल्टीमेटली बैंक का 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा ना। तो बैंक हमेशा ज्यादा वैल्यू मांगता है। ठीक है, तो अगर 100 का लोन है और 110 की संपत्ति है जो मॉर्गेज करी, तो ये 10 रुपए मार्जिन है। ये 10 रुपए क्या है? मार्जिन है बेटा। या इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि 110 की संपत्ति गिरवी रखी तो 100 का लोन मिला, 10 रुपए मार्जिन आ गया। ठीक है, अब अगर बैंक मनी सप्लाई कंट्रोल करना चाहता है, यानी मनी ना पहुंचे इकोनॉमी में, तो वो क्या करेगा? मार्जिन को बढ़ा देगा। बोलेगा अब 110 नहीं, 150 की सिक्योरिटी चाहिए, यानी 50 का मार्जिन होना चाहिए। तो आप सोचो जिसको 100 का लोन चाहिए वो 150 की सिक्योरिटी कहां से लाए? तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो अपने आप ही मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। तो मार्जिन को भी बढ़ाना है। ठीक है, और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है बच्चों? नाम में ही है, आप हर सेक्टर की लेंडिंग डिस्करेज मत करो। अब देखो, किसी को हो सकता है बहुत जरूरी हो लोन, एजुकेशन सेक्टर को चाहिए हो सकता है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसमें पैसा बांटना ही पड़ेगा, तो आप सेलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल करो, पूरा एज अ होल मत कंट्रोल करो। जहां बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पैसा दो, जहां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वहां रोक दो। इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। तो आरबीआई एक स्कीम चलाएगा, क्रेडिट राशनिंग स्कीम। क्रेडिट राशनिंग में क्या होगा बच्चों? आरबीआई बहुत ध्यान से देखेगा कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना, और अकॉर्डिंगली काम कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा होता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स, और ये पक्का पेपर में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओमो और एलआरआर मोस्टली सारे बढ़ाने हैं। ठीक है, इधर मॉरल सुएशन जिसमें आरबीआई आज्ञा देता है कि भैया ऐसा है, लोन नहीं देना। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन को बढ़ा देगा।
सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में बोलेगा हम बहुत तरीके से, एक रेशनलाइज्ड वे में, एक समझदारी के तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, यानी इंट्रोड्यूस करो क्रेडिट राशनिंग। लो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट फिर पढ़ाता हूं बुक में से। देखो लिखा हुआ है आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा सर, अब इसमें क्या क्या आता है? देखो रेपो रेट, रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, इसको इंक्रीज कर देंगे। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको भी इंक्रीज कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट, जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होता है तो वो डिपॉजिट करते हैं और वहां से ब्याज कमाते हैं, इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, इसको भी बढ़ा देना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए सेल करना है, ये सब याद रखना है। ठीक है, देन वी हैव एलआरआर। एलआरआर में बच्चों दो चीजें आती हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर वो परसेंटेज है जो सेंट्रल बैंक के पास रखनी है, एसएलआर वो परसेंटेज है जो रिजर्व अपने पास बनाना है, दोनों को बढ़ा देना है। मार्जिन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, हमें इसको भी बढ़ा देना है। ठीक हो गया। लास्ट आ रहा है बच्चों कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब होता है कि हमारे देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो सारा रिजर्व किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। तो जितना भी एक्सपोर्ट होता है वहां से जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है वो सब आरबीआई के पास होता है। आरबीआई इज कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्री का स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डन है बच्चों। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आज हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, कमर्शियल बैंक्स को रीड ओनली रखना, और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे फंक्शंस याद करना, स्पेशली बैंकर्स बैंक और कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई बहुत अच्छे से। लास्ट टॉपिक बचा मनी मल्टीप्लायर, इसको मैं आपको कल कराता हूं। तो कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एक तो मनी मल्टीप्लायर, यानी कल इकोनॉमिक्स की है, समझ के चलना। अगर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया मनी मल्टीप्लायर में तब तो एक, अदरवाइज मैं कल 2 वीडियोस डालूंगा इकोनॉमिक्स की, एक तो मनी मल्टीप्लायर और उसके साथ साथ एक कोई चैप्टर और कराऊंगा मैक्रो का, या तो बीओपी करा दूंगा या फिर एडीएस शुरू कर लेंगे, कुछ भी, मतलब दिमाग लगा के देखूंगा मैं क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, वो मैं अपने आप डिसाइड करूंगा। बट कल ये तो हमारा समाप्त है ही, इसके साथ साथ एक चीज और कुछ शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार बहुत अच्छे से जो टॉपिक आज कराया रिवाइज कर लेना। एंड आज का काफी अच्छा दिन था, डे 8 इज डन। डे 9 पे और भी बहुत शानदार शानदार चीजें करेंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।